नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में चीन के जो नवीन संविधान है, जो कि 1982 का संविधान जिसे कहा जाता है, उसके अंतर्गत चीन की विशेषताओं के बारे में, चीन के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अपने पुराने वीडियो में इसी 1982 के नवीन संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया था, जिसमें संक्षिप्त संविधान, लिखित और निर्मित संविधान, परिभाषा की दृष्टि से कठोर किंतु व्यवहार में लचीला संविधान, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, जनवादी गणतंत्र, बहुराष्ट्रीय राज्य, लोकतांत्रिक केंद्रवाद आदि इस संविधान की विशेषताओं को पढ़ा था। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे जो और विशेषताएं हैं 1982 के संविधान की, उस पर चर्चा करते हैं। इसके पश्चात जो अगली विशेषता है वो है एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयां। देखिए, आरंभ में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि शक्ति सत्ता का केंद्र कहाँ है, उस आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि शासन प्रणाली जो है वो एकात्मक है या संघात्मक। अमेरिका, भारत आदि देशों की व्यवस्था को हम देखें तो वहाँ हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली है, क्योंकि शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच वितरित है। लेकिन यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर शक्तियों का केंद्रीयकरण है, एक ही सरकार है, केंद्र सरकार। इस तरीके से यदि हम चीन के संविधान की बात करें तो चीन जो है वो एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही। नए संविधान के द्वारा भी एकात्मक शासन व्यवस्था को और मजबूत किया गया। यद्यपि चीन की शासन व्यवस्था एक ही स्थान से संचालित होती है और शासन की शक्तियाँ एक ही इकाई में निहित है, जैसा कि एकात्मक संविधानों में होता है। लेकिन चीन चूँकि बहुत विशाल देश है, बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसलिए शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अर्थात शासन की सुविधा के लिए 4 प्रकार की इकाइयों की वहाँ व्यवस्था की गई है। पहला प्रांत जो है उसके अंतर्गत स्वायत्त शासी प्रदेश और केंद्र के अधीन नगर निगम। दूसरा है प्रांतों और स्वायत्त शासी प्रदेशों को स्वायत्त शासी जनपदों, जिलों, स्वायत्त शासी जिलों और नगरों में बांटा गया है। तीसरा, जिलों और स्वायत्त शासी जिलों को जनता के कम्यूनों और कस्बों में बांटा गया है। चौथा, स्वायत्त शासी प्रदेश, स्वायत्त शासी जनपद, स्वायत्त शासी जिले अल्पसंख्यक जातियों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से चीन की शासन व्यवस्था तो एकात्मक है, किंतु सुविधा की दृष्टि से यहाँ 4 प्रकार की इकाइयों की व्यवस्था की गई है। अगली विशेषता है नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। नए संविधान के अध्याय 2 के अनुच्छेद 33 से लेकर अनुच्छेद 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों को 4 भागों में बांटा गया है: आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। आर्थिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को बहुत से आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी और अशक्तता की स्थिति में आर्थिक सहायता पाने का अधिकार आदि। दूसरा है राजनीतिक अधिकार। नागरिकों को अनेक प्रकार के राजनीतिक अधिकार भी होते हैं, जैसे कि 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी स्त्री और पुरुषों को वोट देने का अधिकार। नागरिकों को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकें। संविधान इस बात की भी स्वतंत्रता देता है कि नागरिक अपने अधिकारों के हनन के मामले में उचित अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाएं। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार।
नागरिकों को अनेक प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान और सृजन करने का अधिकार आदि। चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी चीनी नागरिकों को दी गई है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की, सभा और प्रदर्शन की, हड़ताल का अधिकार, धर्म पालन की स्वतंत्रता आदि। मार्च 2004 में 10वीं राष्ट्रीय जनपद कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 33(3) में मानवाधिकार को भी मूल अधिकारों में जोड़ा। संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के अनेक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो संविधान और कानून का पालन करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, मातृभूमि की रक्षा करें, सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तैयार रहें, करों का नियमानुसार भुगतान करें, आक्रमणों का प्रतिरोध करें। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अन्य पिछले संविधानों की तुलना में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य इस नए संविधान में काफ़ी विस्तृत कर दिए गए हैं। 10वीं जो विशेषता है इस संविधान की वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। नए संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की गई है। चीन में 2 प्रकार के उत्पादन के साधनों का प्रबंध किया जाता है, एक संपूर्ण जनता के द्वारा, समाजवादी स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी मजदूरों और व्यवसायों को कानून की परिधि के अंतर्गत उद्यम की आज़ादी देता है, किंतु व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण किया जाना वर्जित है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राजकीय क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत है। चीन के संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो बात कही गई है वो 20वीं सदी के इस अंतिम दशक में चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं वरन मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। वर्तमान समय में चीन की राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण है और इसी के कारण बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को भी यहाँ पर अपना लिया गया है। उदारीकरण के इस दौर में निजीकरण और भूमंडलीकरण के प्रभाव से चीन भी अछूता नहीं है। अब चीन ने भी निजी संपत्ति के विचार को अपना लिया है। फलस्वरूप मार्च 2004 में संविधान के अनुच्छेद 13 में संशोधन करके ये जोड़ दिया गया है कि नागरिकों को विधिक रूप से अर्जित आय, बचत, मकान और अन्य विधिक संपत्ति के अधिकार की रक्षा करेगा तथा राज्य नागरिकों के उत्तराधिकार से प्राप्त निजी संपत्ति के अधिकार की भी विधि पूर्वक रक्षा करेगा। अगली जो विशेषता है वो है राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता, लेकिन वस्तुतः एक ही दल प्रणाली। सैद्धांतिक दृष्टि से चीन में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता प्राप्त है। चीन में साम्यवादी दल के अतिरिक्त 8 अन्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी है, लेकिन चीन का संविधान इन सभी राजनीतिक दलों पर साम्यवादी दल को प्रमुखता देता है और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है। इस दृष्टि से वहाँ पर राजनीतिक प्रतियोगिता का अभाव है और एक दलीय प्रणाली ही अस्तित्व में है। 12वीं जो विशेषता है वो है केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सैनिक आयोग एक अनुपम संस्था है। चीन के पुराने संविधानों में भी इस प्रकार की कोई संस्था का वर्णन नहीं है। देश की सेना को ये निर्देश देने का काम यही आयोग करेगा। इस आयोग में सभापति, उपसभापति और अन्य सदस्य होंगे। आयोग के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सभापति पर होगी। सैनिक आयोग के सभापति जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होंगे। 13वां है राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। नए संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों